Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, I will explain you two more case studies which have been asked in 2023 GS paper 4. Very important case studies. So, in previous video, I explained two case studies. In this video, I am going to explain another two case studies. So, this case study says that at 9 p.m. on Saturday evening, Rashika, joint secretary, was still engrossed in her work in her office. Her husband Vikram is an executive in an MNC and frequently out of town in connection with his work. Their two children, aged 5 and 3, are looked after by their domestic helper. At 9:30 p.m., her superior, Mr. Suresh, calls her and asks her to prepare a detailed note on an important matter to be discussed in a meeting in the ministry. She realizes that she will have to work on Sunday to finish the additional task given by her superior. She reflects on how she had looked forward to this posting and had worked long hours for months to achieve it. She had kept the welfare of people uppermost in discharging her duties. She feels that she has not done enough justice to her family and she has not fulfilled her duties and discharging essential social obligations. So, in this case study, you can see that Rashika is a joint secretary. She is an IAS officer. और उसके दो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके. एक दिन 9:30 PM रात में उसके बॉस हैं मिस्टर सुरेश, उनका फोन आता है और उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसका डिस्कशन करना है, तो उसका ब्रीफ नोट तैयार करना है. तो अब राशिका को वीकेंड पर भी काम करना होगा, ये केस स्टडी में बताया गया है. लॉन्ग आवर्स. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है राशिका के लिए क्योंकि इसके लिए इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जद्दोजहद की है. उसके बाद उसको ये प्रॉमिसिंग पोस्ट मिली है, इसमें उसके ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं. और अब प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रही है. वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही है उसकी. शी थिंक्स दैट there should be reasonable limits to the work ethics such as punctuality, hard work, dedication to duty and selfless service. इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, आप देख सकते हैं, A, B एंड C. और इसे 250 वर्ड्स में लिखना है तो वही 80 to 100 वर्ड्स में मैं एक पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा. तो फर्स्ट है डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस. इस केस में कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड हैं. तो देखिए, जब भी इस तरह से पूछते हैं कि एथिकल इश्यूज के बारे में बताइए, तो एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज नथिंग बट जस्ट रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एंड सर्टेन मोरालिटी, सर्टेन टाइप ऑफ मोरालिटी. ठीक है, योर राइट्स, योर ड्यूटीज, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, traditions, customs, religion, all these are parts of ethics, you can say. Okay, I am not explaining this in very technical manner, but whenever you write any answer, you will involve all these issues. These issues are, I am not saying that these issues are finally, you can say that ethics is religion, ethics is social norms, ethics is tradition, ethics is something different. But whenever you write any answer, you will involve all these points. Okay, so what are the ethical issues here? First ethical issue है यहाँ पर कि ड्यूटी, पब्लिक सर्विस एथिक्स. पब्लिक सर्विस एथिक्स. सेकंड एथिक्स है कि यहां पर राशिका, शी इज अ वुमेन, और यहां पर विमेन के लिए जो कानून बने हैं, लॉज रिलेटेड टू, या लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ women rights related to women employees. ये दो इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट एथिकल इशू है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स. एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स.
और आगे जो भी एथिकल इश्यूज आएंगे हम उस पर बात करेंगे, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक सर्विस एथिक्स क्या है? पब्लिक सर्विस एथिक्स कहता है कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, पार्टिकुलरली सिविल सर्वेंट्स, उनके ड्यूटी के कोई पीरियड फिक्स नहीं है। ऑफिस आवर्स फिक्स होते हैं, क्योंकि ऑफिस आवर्स इसलिए फिक्स होते हैं कि जो नीचे लेवल के एम्प्लॉय हैं उनके ड्यूटी आवर्स फिक्स हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है उसके ड्यूटी आवर्स फिक्स हैं। तो ऑफिस वही चला पाएंगे, जब वो होंगे तभी तो आप ऑफिस चला पाएंगे। तो ये कहा जाता है कि 9 से 6 बजे तक या 10 से 6:30 तक आपका ऑफिस होता है, ठीक है। इसके बाद भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पर होते हैं और 24/7 ड्यूटी होती है। ये जनरली एक सेट ट्रेंड है, ये माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड दैट अ पब्लिक सर्वेंट और अ सिविल सर्वेंट इज अ सर्वेंट ऑफ 24/7 आवर्स। 24 घंटे 7 दिन वो ड्यूटी पर होगा। अब यहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि राशिका ने पहले तो इस पोस्टिंग के लिए काफी मेहनत की, और जब पोस्टिंग मिल गई उसके बाद अब वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रही। तो उसने जो भी अपना डिसीजन लिया था इस पोस्ट में आने का, एक कॉन्सेंस डिसीजन था, कॉन्सेंस पे बेस्ड डिसीजन था, कॉशियसली उसने ये डिसीजन लिया था। अब उस डिसीजन से पीछे हटने का मतलब है कि वो अब उस चीज के साथ कोप अप नहीं कर पा रही है। तो पब्लिक सर्विस एथिक्स तो यही कहता है कि आपको दिन रात काम करना है, देश के वेलफेयर के लिए काम करना है, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना है। हाँ, अब ये वर्क कल्चर कौन डिसाइड करेगा? बात ये होती है कि काम कितना करना है, लिमिट कितनी होना चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए काम करने का। ये डिसाइड होता है वर्क कल्चर से। आपके जो सीनियर हैं, सुपीरियर्स हैं, आपका मिनिस्टर है, वो इस वर्क कल्चर को बनाता है। अब जैसा कि पता चल रहा है कि हो सकता है कि इस तरह के वाकये कभी कभी आते हो कि एक दिन उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लेट तक काम करना पड़ेगा। हमेशा तो ऐसा होता नहीं है। 9:30 पर अगर उसका बॉस कह रहा है, तो ये वर्क कल्चर को मेंटेन कैसे किया जाए, अच्छे वर्क कल्चर को कैसे मेंटेन किया जाए। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि राशिका को लगता है कि शी हैज 2 स्मॉल चिल्ड्रन, तो उसे अपने जो नीचे का स्टाफ है उसको एम्पावर करना चाहिए। जैसे उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर्स हैं, या दूसरे जो भी कर्मचारी हैं, उनको एम्पावर करना चाहिए। उनको सारी चीज़ें ऑफिस में क्या चल रही हैं उन्हें पता होना चाहिए, ताकि अगर वो घर बैठकर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे के अगर काम करा सकती है तो उसे ऑफिस में लंबे समय तक ना बैठना पड़े और वो सारे काम हो जाएं। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो चुके हैं अब, तो आप ऑफिस को घर से चला सकते हैं, ई ऑफिस का यूज होता है काफी मात्रा में। अब आपको फिजिकली ऑफिस में रहने की जरूरत नहीं है। अगर हॉलीडे है या रेस्ट है तो आप बिना ऑफिस में बैठे भी घर से आप टेक्नोलॉजी का यूज करके इस तरह के काम को कर सकते हैं। ये तब संभव है, ईजफुली ये तब पॉसिबल है जब आप अपने नीचे जो स्टाफ है उसको एम्पावर करते हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेंड करते हैं, उन पर अपने ऊपर उनकी आस्था को विकसित करते हैं। तो ये सेकंड एथिकल इशू है। यहां सेकंड एथिकल इशू है लॉज रिलेटेड टू विमेन एम्प्लॉयज। अब यहां पर राशिका एक वुमेन एम्प्लॉय है, पर ये जो लॉ है कि विमेन एम्प्लॉयज के लिए, एक पब्लिक सर्वेंट की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, उसकी ड्यूटीज बहुत ज्यादा ब्रॉड होती हैं। ये लॉ हैं, प्रोटेक्शन के लिए हैं, लेकिन इन लॉज की लाइट में हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो एट्रोसिटी है, क्योंकि उसकी पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो यहां पर जो लॉज हैं प्रोटेक्शन के लिए वो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनको इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में हम अप्लाई नहीं कर सकते इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए। थर्ड इसमें है, अब मैं अभी आगे बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि कौन से लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने हेल्दी, सेफ एंड इक्विटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए बनाए हैं विमेन के। ये मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, यहां पर आपके पर्सनल रिलेशनशिप और प्राइवेट रिलेशनशिप्स में कौन से एथिक्स होना चाहिए, ये भी एक एथिकल इशू है। बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए भी आपकी कुछ ड्यूटीज हैं। गवर्नमेंट के लिए, आपकी पब्लिक के लिए जो ड्यूटीज हैं, बच्चों के लिए भी आपकी ड्यूटीज हैं, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस भी करना इंपॉर्टेंट है। ये भी एक एथिकल इशू है, क्योंकि बच्चों की अपब्रिंगिंग किस तरह से हो रही है ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए।
कि वो उनके अंदर कौन सी वैल्यूज इनकलकेट हो रही हैं, वो आगे चलकर किस तरह के नागरिक बनेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट एथिक्स है। तो ये 80 वर्ड्स में इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, ब्रीफली डिस्क्राइब एटलीस्ट 4 लॉज दैट हैव बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग हेल्दी सेफ एंड इक्विटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर विमेन। तो इसके लिए बहुत सारे लॉज हैं, 4 लॉ के नाम पूछे हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, उनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें दे सकते हैं, बहुत डिटेल में आपको नहीं बताना। जैसे हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए आप कह सकते हैं द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो लाया गया है, जिसमें ये प्रोविजंस किए गए हैं कि मैटरनिटी लीव दी जाएगी महिलाओं को। उसके बाद सेफ एनवायरनमेंट के लिए एक लॉ है द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। देखिए यहाँ केस स्टडी में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि जो उनके सीनियर हैं वो एट्रोसियस है उनका बिहेवियर, या वो उसका कोई किसी तरह का हैरेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप खुद से एजम्पशन लेकर नहीं चलेंगे। केस स्टडीज में जो लिखा है आप केवल उतनी ही चीजों को एजम्पशन के तौर पे लेंगे, अपना मन से कोई एजम्पशन नहीं बनाते यहाँ पर हम। इसके अलावा थर्ड एक और लॉ है फैक्ट्री एक्ट 1948, मिनिमम वेज एक्ट, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो ये लॉज सभी जानते हैं, इन लॉज को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो लॉ के हैं उन्हें आप यहाँ पर टेनेट्स हैं उनको बता सकते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, इमेजिन यू आर ए सिमिलर सिचुएशन, you are in a similar situation, what suggestions would you make to mitigate such working conditions। इस तरह की वर्किंग कंडीशंस को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे। अब आपको एम्पैथाइज होकर सोचना है कि रशिका की जगह आप हैं और ऐसी अगर परिस्थिति होती है, आपके 2 छोटे बच्चे हैं, आपके हस्बैंड घर के बाहर रहते हैं और आपके बॉस कभी भी समय बेसमय आपको कॉल करके कोई असाइनमेंट दे देते हैं और अगले दिन आपको लंबे समय तक, छुट्टी के दिन भी आपको काम करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो वर्क कल्चर बनाने के लिए आप सजेशन ये होगा सबसे पहले कि आप टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करें, ज्यादा से ज्यादा जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसका यूज करें। अपने बॉस से आप बात करें कि वर्क को किस तरह से क्वांटिफाई करना है, आपको वर्क को का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है, और क्योंकि हो सकता है कि आपके बॉस के ऊपर भी कुछ लाइबिलिटीज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ऊपर से बहुत सारे प्रेशर आते हैं मिनिस्ट्री के लेवल से और हायर लेवल से प्रेशर आ सकते हैं कि भाई ये तो टाइम लिमिट का मामला है, इस काम को करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। तो वहां पर बॉस से बात करके आप ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि किन मैटर्स को अर्जेंट मैटर के तौर पर हमें लेना है। ऐसे नहीं कि कोई भी छोटा मोटा मैटर है, छोटी मोटी मीटिंग है और हर चीज में आपने काम पकड़ा दिया कि भाई ये तो कंप्लीट करके दो। ठीक है, कई बार अपने खुद के करियर एडवांसमेंट के लिए लोग नीचे के सबऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। तो ये आपको इस तरह से एक हेल्दी डिस्कशन करके आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना होगा कि किन मैटर्स को इस तरह के अर्जेंट नेचर के मैटर के तौर पर देखा जाए और किस पर कितना सीरियस होकर काम किया जाए और कितना एम्फेसाइज किया जाए। सेकंड, आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को एम्पावर करना होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन सभी को एम्पावर करना है, ताकि अगर आप नहीं भी हैं उसके बाद भी काम पर कोई अफेक्ट ना पड़े। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है किसी भी सिविल सर्वेंट की कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करे। और अगर आप नहीं भी हैं या आप 10 दिन के लिए अगर लीव पर चले जाते हैं या 1 महीने के लिए भी लीव पर चले जाते हैं तो काम अफेक्ट ना हो, चलता रहे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं करूंगा, आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा अब थर्ड क्वेश्चन है, हाँ इमेजिन यू आर, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट हमने इस तरह से हैंडल कर लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से 250 वर्ड्स में आप इसके स्टडी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस स्टडी मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट केस स्टडी आप देखिए, इसमें
केस स्टडी कहती है कि विनोद is an honest and sincere IAS officer. Recently, he has taken over and as managing director of the State Road Transport Corporation. His sixth transfer in the past 3 years. पिछले 3 साल में 6 ट्रांसफर हो चुके हैं इनके. His peers acknowledge his vast knowledge, affability and uprightness. तो ये बताया गया है कि इनकी पब्लिक सर्विस वैल्यूज काफ़ी हाई हैं, नॉलेजेबल हैं और काफ़ी ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर हैं ये. द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज अ पावरफुल पॉलिटिशियन एंड वेरी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर. विनोद कम्स टू नो अबाउट मैनी एलिज्ड इरेगुलरिटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड द हाई हैंडेडनेस ऑफ द चेयरमैन इन फाइनेंशियल मैटर्स. अब विनोद को पता चलता है कि जो चेयरमैन हैं उनके कॉरपोरेशन के, वो इन्वॉल्व हैं बहुत सारे गलत कामों में, बहुत सारे गलत कामों, फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट है. अ बोर्ड मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन बिलोंगिंग टू द ऑपोजिशन पार्टी मीट्स विनोद एंड हैंड ओवर फ्यू डॉक्यूमेंट्स along with a video recording in which chairman appears to be demanding bribe for placing a huge order for the supply of QMR tires. Vinod recollects the chairman expediting clearing of pending bills of QMR tires. Vinod confronts the board member as to why he is shying away from exposing the chairman with the so-called solid proof he was with him. The member informs that the chairman refuses to yield to his threats. He adds that Vinod may earn recognition and public support if he himself exposes the chairman. तो इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि एक बोर्ड मेंबर आते हैं और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स और वीडियो देते हैं कि देखिए आपके चेयरमैन इस तरह से ब्राइब डिमांड कर रहे हैं और ये मिले हुए हैं, और आपको भी ये लगता है कि हाँ भाई ये QMR टायर के प्रोक्योरमेंट के बिल्स जो थे उसमें ये काफ़ी जल्दबाजी कर रहे थे कि इन्हें क्लियर किए जाएं, जल्दी जल्दी क्लियर किए जाएं, तो आपको भी डाउट होता है कि ये चीज़ ठीक हो सकती है, जो एलिगेशन है ठीक हो सकता है. तो विनोद कहता है कि भाई आप इस मामले को आप उछालिए ना, मेरे पास क्यों लेकर आते हैं. तो जो बोर्ड मेंबर है उनका कहना है कि हम नेगोशिएशन कर चुके हैं, उससे कन्वर्सेशन कर चुके हैं, पर वो झुकने तैयार नहीं है. ठीक है, ये इस तरह की एक सिचुएशन बनती है जिसमें बोर्ड मेंबर कहता है कि आप अगर करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली होगा और आने वाले समय में हमारी पार्टी की जब गवर्नमेंट आएगी तो हम आपको इसका फायदा देंगे. तो ये एक सिचुएशन है जो हमेशा देखी जाती है, सभी पब्लिक ऑफिसेज में इस तरह की सिचुएशंस बनती है. इसमें पहला क्वेश्चन है, एज ए कॉन्सेंशियस सिविल सर्वेंट इवेल्युएट द ऑप्शंस अवेलेबल टू विनोद. विनोद के सामने कौन कौन से ऑप्शंस हैं. तो विनोद के सामने ऑब्वियसली 2 ही ऑप्शन है. पहला ऑप्शन ये है कि बोर्ड मेंबर की जो विश है उस विश के अकॉर्डिंग वो आगे प्रोसीड करे. दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो उसकी बात को इग्नोर करे और भूल जाए. तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि विनोद इंडिपेंडेंटली फैक्ट्स को कलेक्ट करे और देखे कि कहां कहां पर गलत तरीके अपनाए गए हैं और फिर उन्हें एक्सपोज करे अपने तरीके से. उन जो बोर्ड मेंबर डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वीडियोस दे रहे हैं, उनको ना देखकर वो अपने तरीके से उसे एक्सपोज करे ताकि वो उसकी नॉन पार्टिसनशिप बची रहे और वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़े. तो ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं विनोद के पास. अब इन ऑप्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. पहला ऑप्शन कि विनोद उस बोर्ड मेंबर की बात को माने. अगर बोर्ड मेंबर की बात को मानते हैं तो इसमें प्रोज ये हो सकते हैं कि विनोद इफेक्टिवली उस चेयरमैन को का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको एक्सपोज कर दें. लेकिन एक्सपोज करने के बाद होगा क्या. जैसा कि बताया गया है कि वो चीफ मिनिस्टर के काफी नजदीक है, तो इसके प्रोज ये हो सकते हैं उसको एक्सपोज कर दें, उसको इस्तीफा देना पड़े. हो सकता है उसके अगेंस्ट कोई केस इंस्टीट्यूट हो जाए, लीगल केस हो जाए. ठीक है, ये हो सकते हैं उसके प्रोज. लेकिन इसके कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं कि विनोद का फिर से ट्रांसफर हो जाए या उसकी एनिमिटी उसके साथ हो जाए और उसे प्रताड़ित किया जाने लगे, परेशान किया जाने लगे. इस तरह के भी कॉन्स हो सकते हैं और इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो इतना जो चेयरमैन है वो
चीफ मिनिस्टर से क्लोज हैं, तो उन पर किसी भी तरह का एक्शन हो पाएगा, इस बात की संभावना काफी कम दिखाई देती है इसके स्टडी में। जैसा कि बताया भी गया है कि उसको डर नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स और वीडियो मेंबर उसे दिखा चुका है, उसके बाद भी वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि उसे एक्सपोज करके उसके अगेंस्ट किसी तरह का एक्शन लिया जा सकता है। तो पहला जो, अच्छा, इसके अलावा इससे विनोद की नॉन पार्टीशनशिप, जो सिविल सर्वेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस वैल्यू है कि उसे ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना है, उसे किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं करना है, ना ही ऐसा दिखना है कि उसने किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम किया है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा नहीं लगना चाहिए किसी ब्यूरोक्रेट के ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट पब्लिक वैल्यू है। सेकंड जो ऑप्शन है कि वो इग्नोर कर दे। अगर इग्नोर कर दे, अगर वो इस बात को इग्नोर करता है, आंखें बंद कर लेता है, तो चूंकि वो एक वर्चुअस ऑफिसर है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, नॉलेजेबल है वो, तो वर्च्यू एथिक्स ये कहता है, वर्च्यू एथिक्स की जो डेफिनेशन है कि वर्चुअस पर्सन ऑलवेज टेक्स एथिकल डिसीजन। जो भी वर्चुअस पर्सन होता है वो हमेशा एथिकल डिसीजन लेता है। तो ये उसके पर्सनैलिटी के अगेंस्ट होने वाली बात है, और वह अगर इस तरह से डिसीजन लेगा तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेंस उसको गिल्ट फील कराएगा और वो हमेशा परेशान रहेगा आगे। तीसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, वो ऑप्शन ये हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली फिर से पूरे सिस्टम को मॉनिटर करे, जो भी प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस होती हैं उनमें पूरी ईमानदारी बरती जा रही है या नहीं बरती जा रही, इसको देखे। टेंडर की प्रोसेस जो भी हो रही है प्रोक्योरमेंट को लेके, जो नियम कानून है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इसे देखे, और विद इन टाइम फ्रेम सारी प्रोसेस हो। अगर इन चीजों को भी डिटरमिन कर लेते हैं, सर्टेन कर लेते हैं, तो भी काफी मात्रा तक करप्शन को कम किया जा सकता है। इसके बावजूद अगर चेयरमैन उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं या परेशान करते हैं, तो फिर वो आगे डिसीजन ले। तो यहां पर जो विनोद के लिए मुझे मेरे हिसाब से तीसरा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है कि वो उस बोर्ड मेंबर के कहने पर, हो सकता है कि वो जो बोर्ड मेंबर उस डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, वो फैब्रिकेटेड हो। बहुत सारे चीजें हो जाती हैं आजकल एनिमेशन से, अब तो एआई आ गया है, तो और भी बहुत सारी चीजें इस तरह से हो सकती हैं। तो उन पर रिलाय ना करके वो इंडिपेंडेंटली इस पर प्रूव करे, फैक्ट्स फाइंडिंग्स करे, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करे, तो अपने आप एक कॉन्फ्रेंट की स्थिति चेयरमैन और विनोद के बीच बनने लगेगी, और फिर धीरे धीरे वो प्रोसीड करे और फिर हैंडल करे सिचुएशन को। सेकंड पार्ट है इसमें, इन द लाइट ऑफ द अबव केस कमेंट अपॉन द एथिकल इश्यूज दैट मे अराइज ड्यू टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब यहां पर हमें एक्सप्लेन करना है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही का राजनीतिकरण। नौकरशाही के राजनीतिकरण का मतलब है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ब्यूरोक्रेट। ड्यूटी सिविल सर्वेंट की या ब्यूरोक्रेट की ड्यूटी होती है अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की या पॉलिटिकल मास्टर को असिस्ट करना, उसको हेल्प करना, उसको फेयर एडवाइस देना विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस, लिमिट के अंदर गाइडलाइन देना। ये गाइडलाइंस पॉलिसी से रिलेटेड होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। इन गाइडलाइंस में कहीं भी पॉलिटिकल एफिनिटी नहीं दिखना चाहिए। आप ब्यूरोक्रेट हैं तो अपने पॉलिटिकल मास्टर को या मिनिस्टर को पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई एडवाइस नहीं देंगे, आप उसके करियर एडवांसमेंट के लिए कोई उसको एडवाइस नहीं देंगे या उसके लिए काम नहीं करेंगे। आपका काम है कि आपका पॉलिटिकल मास्टर, जो कि गवर्नमेंट का एक पार्ट है, मिनिस्टर है, उसकी विश या जो गवर्नमेंट का विजन है, उस विजन के तहत किस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकले, इसके लिए एडवाइस देना, पॉलिसी बनाना, उसको एग्जीक्यूट कराना, ये आपका काम होता है। तो यहाँ चेयरमैन पॉलिटिकल मास्टर है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और आप सेक्रेटरी हैं उसके। तो यहां पर ब्यूरोक्रेसी के पॉलिटिसाइजेशन, अगर आप बोर्ड मेंबर की बात को मानते हैं तो कहीं ना कहीं ये नॉन पार्टीशनशिप के अगेंस्ट, आपकी जो गैर पक्षपातपूर्ण रवैया होना चाहिए, नॉन पार्टीशनशिप,
नॉन पार्टीशनशिप का मतलब है कि किसी भी ब्यूरोक्रेट को किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करना है। आपको विपक्ष के साथ ही भी वैसा ही व्यवहार रखना है, अपोजिशन पार्टी के साथ भी उसी तरह से बिहेव करना है जैसा कि सत्ता में जो पार्टी है उसके साथ व्यवहार करना है। ठीक है, तो यहां पर आप दोनों को सेम नजरिए से देखेंगे और बोर्ड मेंबर जब इस तरह की बात करेंगे तो उसको रोक देंगे कि भाई देखिए ऐसा है कि मेरा काम यहाँ पर जनता के लिए काम करना है, आपकी जो भी पॉलिटिकल राइवलरी है ये आप लोग आपस में सेटल कीजिए, मुझसे आप केवल पॉलिसी पर बात कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा है उस पर बात कीजिए, आगे बेहतर कैसे करना है आप उस पर, तो पोलाइटली आप इस तरह से उन्हें समझा सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि आजकल ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर्स को या अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को उनके पॉलिटिकल गेन के लिए एडवाइस करने लगे हैं, उनको दूसरे चीजों के लिए एडवाइस करने लगे हैं। ये बढ़ता जा रहा है जो कि पब्लिक सर्विस वैल्यूज के अगेंस्ट है। इंडिया में जिस तरह की पब्लिक सर्विस वैल्यूज को एक्सेप्ट किया जाता है विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो एग्जीक्यूटिव का काम है उसे कंसीडर किया जाता है, वो ये है कि ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिकली इम्यून होना है, उसे अपने पॉलिटिकल बॉस को किसी भी तरह की पॉलिटिकल एडवाइस नहीं देनी है। तो यहां पर ये एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है? पब्लिक सर्विस वैल्यूज, इसमें पर्टिकुलरली नॉन पार्टीशनशिप, जैसे गैर पक्षपात, ट्रांसपेरेंसी, सेकंड सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल। आईएएस ऑफिसर हैं तो इनमें ऑल इंडिया कंडक्ट रूल, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, जो आचरण नियम ये कहता है कि आपको किसी भी तरह की पॉलिटिकल एडवाइस नहीं देनी है। तो ये एथिकल इश्यूज यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। फिर अब यहां पर देखिए एथिकल डिलेमा की कोई बात नहीं है। एथिकल डिलेमा की बात इसलिए नहीं है कि एथिकल डिलेमा वहां होते हैं जहां पर आपके पास जो ऑल्टरनेट्स हैं वो सारे के सारे एथिकल हैं। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एथिकल डिसीजन लेना है और वो उसके अलावा जो भी आपके पास ऑल्टरनेट सारे के सारे अनएथिकल है। तो यहां एथिकल डिलेमा की कोई बात नहीं है। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको जो चेयरमैन है और उसके अगेंस्ट जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके बीच का रास्ता निकालकर आपको दोनों के बीच में नहीं फंसना है और इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके आपको अपना टेन्योर पूरा करना है और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में काम करके दिखाना है। तो ये इस तरह से आप इस केस स्टडी को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके सामने 2 नई केस स्टडीज लेकर आऊंगा जो 2023 में पूछी गई हैं।